एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम थियरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और अभी तक हमने क्लासिकल थियरीज ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस की थी, जिसमें हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी पढ़ी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी पढ़ी थी एंड ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट थियरी पढ़ी थी। हमने ये क्लासिकल थियरीज डिस्कस कर ली है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम अपनी नियो क्लासिकल थियरीज ऑफ मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। ओके, तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारी नियो क्लासिकल थियरी है, ये थियरी क्या कहती है, ये थियरी किसने दी, इस थियरी का मेन आइडिया क्या है और ये थियरी क्यों आई। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये सब चीज समझाती हूँ। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ ये सब चीजें, ठीक है, और उसके बाद हम इसको लाइन टू लाइन रीड करके समझेंगे। ओके या तो बच्चे, हमने इस थियरी से पहले क्लासिकल थियरी पढ़ी थी, है ना। हमने क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी, जिसमें अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था कि क्लासिकल थियरीज ऑफ मैनेजमेंट मेनली काम के ऊपर फोकस करती है। किसके ऊपर फोकस करती है? काम के ऊपर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसे आ सकती है, राइट। तो क्लासिकल थियरी बेसिकली इस चीज के ऊपर फोकस करती थी और इसी बात की वजह से क्लासिकल थियरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? क्रिटिसाइज किया गया था। अब क्यों क्रिटिसाइज किया गया था? ये तो अच्छी बात है कि भाई क्लासिकल थियरी जो है इसका पूरा फोकस काम के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये काम की बात करती है, मैनेजमेंट की बात करती है, तो अच्छी चीज है। तो क्यों क्रिटिसाइज किया? तो बच्चे इसलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि जो क्लासिकल थियरी है ना, उसने सिर्फ काम की बात करी, सिर्फ मैनेजमेंट की बात करी। ठीक है, उसने इसके अलावा और कुछ बात नहीं करी। इसने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, विच इज ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, इसने उनके बारे में कुछ बात नहीं करी। इसने ह्यूमन रिलेशंस के बारे में कुछ बात नहीं करी। ठीक है, तो इस वजह से इस थियरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया कि इस थियरी में ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग है, या फिर इस थियरी में ह्यूमन रिलेशंस की कोई बात नहीं करी गई। ठीक है, और वहीं से फिर हमारी निकल कर आई नियो क्लासिकल थियरी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिलेशंस थियरी ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि नियो क्लासिकल थियरी ने ह्यूमन रिलेशंस की बात करी। नियो क्लासिकल थियरी ने यह बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमंस यानी कि जो लोग काम करते हैं, उनके रिलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपस में लोगों के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नियो क्लासिकल ने ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर फोकस किया। ठीक है, तो ये डिफरेंस था हमारी क्लासिकल और नियो क्लासिकल थियरी में, कि क्लासिकल थियरी ने सिर्फ काम के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करी है, लेकिन नियो क्लासिकल थियरी ने ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, ह्यूमन एलिमेंट के बारे में, इस सब के बारे में भी बात करी। ठीक है, और क्लासिकल थियरी के क्रिटिसिज्म के कारण ही हमारी नियो क्लासिकल थियरी निकल कर आई। ठीक है, तो ये एक मैंने बेसिक सा ओवरव्यू दिया है आपको। अब हम इसको रीड करके लाइन टू लाइन समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। So the neoclassical theory, also referred to as human relations theory, was propounded by Elton Mayo, who is generally recognized as the father of neoclassical or human relations theory of management. तो सबसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट बात कि नियोक्लासिकल थ्योरी, जिसको हम ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी भी बोलते हैं, इस थ्योरी को किसने प्रपाउंड किया है? एल्टन मेयो ने। यानी कि एल्टन मेयो ही वो इंसान थे जिसने इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, he is recognized as the father of neoclassical और human relations theory of management. एल्टन मेयो को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नियो क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। ठीक है, यानी कि जहां पे भी इस थ्योरी की बात होगी वहां पे आपको एल्टन मेयो का नाम अपने दिमाग में जरूर रखना है। दिस थ्योरी मेनली एम्फेसाइज्ड अपॉन ह्यूमन रिलेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसका मेन आइडिया क्या है, या फिर ये थ्योरी किस बारे में सबसे ज्यादा बात करती है? ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, राइट। ये थ्योरी क्या कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ काम कर पाएंगे। ठीक है, it grew out of the limitations of classical theory as an extended version and modified it in some way. तो जो हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो कैसे आई बच्चे? वो क्लासिकल थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस के कारण आई, है ना। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि क्लासिकल थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ क्रिटिसिज्म्स थे
कि क्लासिकल थ्योरी सिर्फ काम की बात करती थी, उसका फोकस सिर्फ काम के ऊपर था और किसी चीज के ऊपर नहीं था, है ना। तो इस वजह से फिर हमारी नियो क्लासिकल थियरी आई। Under classical theory, attention was mainly focused on jobs. It viewed the organizations as machines and ignored the human element. Whereas, on the other hand, the neoclassical theory of management recognized the importance of human relations within the organization. तो क्या लिखा है कि क्लासिकल थ्योरी का जो मेन अटेंशन था, मेन फोकस था, वो सिर्फ जॉब्स के ऊपर था, नहीं कि क्लासिकल थ्योरी को सिर्फ इस चीज से मतलब था कि ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए, ठीक है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं था। तो क्लासिकल थ्योरी ने ह्यूमन एलिमेंट को पूरी तरह से इग्नोर किया था, लेकिन जो हमारी नियो क्लासिकल थ्योरी थी उसने ह्यूमन रिलेशंस की बात की। तो बच्चे अभी तक हमने पढ़ लिया है कि हमारी नियो क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी क्या कहती है, इसका मेन आइडिया क्या है, ठीक है, ये थ्योरी किसने दी है, क्यों आई है, कैसे आई है, और नियो क्लासिकल और क्लासिकल के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो बच्चे अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ह्यूमन रिलेशंस का लॉजिक है ये कहाँ से आया, है ना। ये ह्यूमन रिलेशंस की जो ये बात हो रही है ये क्यों हो रही है, ऐसा क्या हुआ जो इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया गया कि एक थ्योरी बना दी, ठीक है। तो बच्चे क्या हुआ था ना, हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिनको हम हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस थ्योरी के अंदर। तो ये जो हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ये बेसिकली एल्टन मेयो ने ही कंडक्ट कराए थे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जिस टीम ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस टीम के जो लीडर थे वो एल्टन मेयो थे, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान या फिर इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने ये चीज दिखाई कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। और इसीलिए फिर हमारी ये ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी या नियो क्लासिकल थ्योरी आई, ठीक है। तो अब हम वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, कैसे कंडक्ट हुए, इन एक्सपेरिमेंट्स के क्या रिजल्ट्स थे, जिससे कि ये चीज पता चली कि ह्यूमन रिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं। The Hawthorne experiments were the series of experiments conducted between 1924 and 1932 at Western Electric Company in Chicago by Elton Mayo. तो ये जो हमारे हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स थे बच्चे, ये कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे, यानी कि हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमारे कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट्स कब हुए थे, 1924 एंड 1932 के बीच में हुए थे, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुए थे इन शिकागो, और किसने कंडक्ट कराए, एल्टन मेयो ने, ठीक है। These Hawthorne experiments consisted of following four experiments. तो इस Hawthorne experiments के अंदर हमारे छोटे छोटे कुछ experiments थे, जैसे कि मैंने बताया। तो वो कौन से छोटे छोटे experiments थे, एक था हमारा illumination experiment, एक था हमारा relay assembly test room experiment, एक था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, और एक था हमारा बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी, ठीक है। तो ये हमारे चार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, ठीक है, जिनसे ये चीज साबित हुई कि ह्यूमन रिलेशंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो बच्चे अब हम एक एक करके ये सारे एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो मैं एक्सपेरिमेंट के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था और उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकला था। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, वो है हमारा इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बच्चे इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट, यानी कि रोशनी। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था बच्चे, इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज चेक करी गई थी या फिर ये चीज देखी गई थी कि क्या लाइट का यानी कि रोशनी का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज देखी गई कि लाइट का प्रोडक्टिविटी के साथ कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं, यानी कि अगर आप वर्कर्स को ज्यादा लाइट या फिर ज्यादा रोशनी में काम कराते हो तो क्या उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, या फिर अगर आप वर्कर्स को कम लाइट में या कम रोशनी में काम कराते हो तो क्या उससे जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है, वो कम हो जाता है। तो ये चीज देखी गई, ये चीज ऑब्जर्व करी गई, ठीक है। और क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया कि ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि लाइट का प्रोडक्टिविटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर आप ज्यादा रोशनी दो, ज्यादा लाइट दो तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, या फिर अगर आप कम लाइट दो, कम रोशनी दो तो उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि भाई अगर बिल्कुल ना के बराबर लाइट हो, बिल्कुल भी रोशनी ना हो, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, एम्प्लॉयज को दिखेगा ही नहीं कुछ, तो वो कैसे काम करेंगे, है ना। या फिर अगर ऐसा हो कि बहुत ही ज्यादा रोशनी हो, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल लाइट हो, तो भी प्रोडक्टिविटी में इंटरफेरेंस होगा, है ना। ये एक्सट्रीम केसेस तो हो सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होता
कि लाइट अगर बढ़ाते जा रहे हो तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, या फिर अगर रोशनी कम देते जा रहे हो तो प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज हुई। So in this experiment, the effect of illumination on employees' output and productivity was assessed. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज देखी गई कि इल्यूमिनेशन का यानी कि लाइट का, रोशनी का एम्प्लॉय के आउटपुट या फिर प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना है या फिर नहीं। And it was observed that lighting or illumination had no impact on employees' output and productivity. और ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि लाइटिंग का यानी कि इल्यूमिनेशन का, रोशनी का एम्प्लॉय के आउटपुट और प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। अब बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज देखी गई कि क्या फिजिकल वर्किंग कंडीशंस का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना है या फिर नहीं। ठीक है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज चेक करी गई कि अगर एम्प्लॉयज को अच्छी फिजिकल वर्किंग कंडीशंस दी जाती है तो क्या उससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है या फिर नहीं। ठीक है, बेसिकली ये इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था, ये चीज चेक करना। अब बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी गई। ठीक है, यानी कि उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो कम थे, मतलब उनकी छुट्टी जल्दी कर दी जाती थी काम से। उनके रेस्ट आवर्स जो थे वो ज्यादा थे, उनको ज्यादा रेस्ट मिलता था बीच बीच में। साथ में हॉट लंच और स्नैक्स भी सर्व किए जाता था। ठीक है, यानी कि बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में यानी कि इनिशियली एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी गई, जैसे कि कम से कम वर्किंग आवर्स, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट आवर्स एंड हॉट लंच एंड स्नैक्स। ठीक है, और इससे ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस होने से एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व करी गई। यहां तक समझ आया। अब बच्चे थोड़े टाइम बाद क्या किया गया, थोड़े टाइम बाद जो एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिल रही थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज को जो अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी जा रही थी वो हटा दी गई। ठीक है, मतलब उनके वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर दिया गया, रेस्ट आवर्स को कम कर दिया गया, और जो बीच में उनको हॉट लंच और स्नैक्स मिलते थे वो भी देने बंद कर दिए गए। और ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ये पता लगाने के लिए कि क्या ऐसा होता है सच में कि अगर अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलती है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर नहीं मिलती तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए थोड़े टाइम बाद जो अच्छी वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉयज को मिलती थी वो हटा दी गई। और उस चीज से ये ऑब्जर्व किया गया कि एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टिल इंक्रीज हो रही है, स्टिल बढ़ रही है। ठीक है, अब एल्टन में वो सोच में पड़ गए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी तो टेक्निकली गिरनी चाहिए, जब उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस ही नहीं मिल रही है अब, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ क्यों रही है, वो तो गिरनी चाहिए, राइट। तो एल्टन मेयो ने ये चीज ऑब्जर्व करी या फिर ये चीज डिस्कवर करी कि एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि एम्प्लॉयज को उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे ह्यूमन रिलेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, एल्टन मेयो ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि एम्प्लॉयज को उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे ह्यूमन रिलेशंस मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो अगर उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना भी मिले उसके बावजूद भी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला या फिर क्या बात कंक्लूड हुई कि फिजिकल वर्किंग कंडीशंस का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज को वर्किंग कंडीशन से इतना फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयज के लिए वर्किंग कंडीशन इतनी जरूरी नहीं है, उसके लिए क्या जरूरी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहां पे उनको अच्छे ह्यूमन रिलेशंस मिले। ठीक है, वहां पे लोगों के साथ जो उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस हो वो अच्छे हो, वो पॉजिटिव हो। ठीक है, उनको इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन से ज्यादा जरूरी है इंटरनल सेटिस्फैक्शन, यानी कि ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात कंक्लूड हुई। तो बच्चे एक बार हम इस एक्सपेरिमेंट को फटाफट से रीड कर लेते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में, बट वन लास्ट रीडिंग इज रिक्वायर्ड। या so this experiment was conducted to determine the effect of physical working conditions on employees output and productivity. तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कंडक्ट किया गया ये जानने के लिए कि क्या फिजिकल वर्किंग कंडीशंस का एम्प्लॉय के आउटपुट और प्रोडक्टिविटी से कुछ लेना देना है या फिर नहीं।
ठीक है। Initially in this experiment, various positive changes were introduced such as short working hours, more rest periods, hot lunch, etc. Initially यानी कि शुरुआत में इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी गई, जैसे कि शॉर्ट वर्किंग आवर्स, मोर रेस्ट पीरियड्स, हॉट लंच एक्सेट्रा, ठीक है। एंड it was observed that by introducing these positive changes the employees output and productivity increased, और ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस देने से एम्प्लॉयज का जो आउटपुट और प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। यहां तक समझ आया। फिर क्या हुआ, these positive changes were withdrawn and surprisingly productivity still increased, कि कुछ टाइम बाद जो ये अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी जा रही थी एम्प्लॉयज को वो हटा दी गई, मतलब उनके वर्किंग आवर्स को फिर से बढ़ा दिया गया, रेस्ट पीरियड्स को कम कर दिया गया, और जो उनको हॉट लंच और स्नैक्स मिल रहे थे वो देने बंद कर दिए गए। और ये चीज ऑब्जर्व करी कि स्टिल उसके बावजूद भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। Thus, it was concluded that physical working conditions had no impact on employees' output and productivity. It was the sense of belongingness and positive work environment that made them to increase their output and productivity. तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया गया कि फिजिकल वर्किंग कंडीशंस का एम्प्लॉय के आउटपुट और प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयज का जो आउटपुट और प्रोडक्टिविटी है वो वर्किंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, और वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होंगे और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा तो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, ठीक है, चाहे फिर उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले या फिर ना मिले। तो एम्प्लॉयज के लिए सबसे प्राइमरी फैक्टर क्या है, ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया गया। तो ये था हमारा रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे वर्कर्स का या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे एम्प्लॉयज का एक इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है, ये जानने के लिए कि वो जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, उनका क्या ओपिनियन है कंपनी को लेकर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जहाँ पे वो काम करते हैं, अपने वेजेस को लेकर, सुपरविजन को लेकर, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज को लेकर, ठीक है। तो उनका एटीट्यूड, उनका ओपिनियन, ये सब जानने के लिए उनका इंटरव्यू किया गया था। The study provided the researchers with valuable information regarding employees' attitudes and opinions, but there was still need for data regarding the social group establishment within the organization. तो ये जो इंटरव्यूज हुए थे इनसे काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली, काफी इंसाइट्स मिली एम्प्लॉयज को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, एटीट्यूड और ओपिनियन को लेकर, ठीक है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन काफी नहीं थी, इनफ नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी, ठीक है। Thus, the fourth Hawthorne experiment was conducted, और इसीलिए फिर हमारे फोर्थ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे, ठीक है, जो कि था हमारा बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी, जिसको हम अब पढ़ेंगे। तो ये था हमारा मास इंटरव्यू प्रोग्राम, यानी कि बेसिकली बस इसमें क्या हुआ, इंटरव्यूज लिए गए एम्प्लॉयज और वर्कर्स के, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट आता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी। अब बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज देखी गई कि क्या पेमेंट इंसेंटिव्स का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना है या फिर नहीं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अगर हम एम्प्लॉयज को ज्यादा पेमेंट इंसेंटिव्स का लालच देते हैं तो क्या उससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है या फिर नहीं। तो वैसे तो जनरली होनी चाहिए, राइट, बट हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक ग्रुप बनाया गया एम्प्लॉयज का या फिर वर्कर्स का, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बनाया गया और उनको ये बोला गया कि अगर आप एज अ ग्रुप मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो या फिर मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो तो हम ग्रुप के एक एक मेंबर को या फिर एक एक एम्प्लॉय को पेमेंट इंसेंटिव्स देंगे, ठीक है। यानी कि ग्रुप के मेंबर्स को ये बोला गया कि अगर आप एज अ ग्रुप मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो या फिर मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो तो ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज है उनको पेमेंट इंसेंटिव्स मिलेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वेजेस और पेमेंट मिलेगी, ठीक है। मतलब उनके जो पेमेंट इंसेंटिव्स है वो डिपेंड करते हैं ग्रुप की ओवरऑल प्रोडक्शन या ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो रिसर्चर्स को ये लगता था कि ऐसे करने से क्या होगा कि एम्प्लॉयज के बीच में ना लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे कि फटाफट से हाथ चला, फटाफट से काम कर, तेरे चक्कर में मेरे पेमेंट नहीं रुकनी चाहिए,
मेरे वेजेस नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। तो रिसर्चर्स को लगता था कुछ ऐसा सीन होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ। क्या उल्टा हुआ कि जो एम्प्लॉयज थे, इन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, यानी कि इन्होंने एक लिमिट फिक्स कर ली। सब एम्प्लॉयज को ध्यान में रखकर इन्होंने एक लिमिट फिक्स कर ली कि यार हमसे इतनी प्रोडक्शन हो सकती है और हम इतनी ही करेंगे, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं लेगा, कुछ नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें पेमेंट इंसेंटिव्स मिले या फिर ना मिले, हमसे जितना काम हो पाएगा हम उतना ही करेंगे, ठीक है। यानी कि बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एक टीम वर्क दिखाया, ठीक है। इन्होंने कोऑपरेट करा इस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला या फिर क्या बात कंक्लूड हुई कि प्रोडक्टिविटी का पेमेंट इंसेंटिव से कोई रिलेशनशिप नहीं है या फिर कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो एम्प्लॉयज है वो पेमेंट इंसेंटिव्स के लालच में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पेमेंट इंसेंटिव्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उनके लिए क्या जरूरी है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी काम करें और सभी लोग खुश और सेटिस्फाइड रहे उनके ग्रुप में, उनके लिए ये चीज ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का ये कंक्लूजन था। तो एक बार अब हम इसको रीड कर लेते हैं। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ पेमेंट इंसेंटिव्स ऑन एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ये पता लगाने के लिए कि क्या पेमेंट इंसेंटिव्स का एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी या आउटपुट के साथ कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं। The employees were told that the wages for each worker would be dependent upon the performance of group as a whole। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप बनाया गया एम्प्लॉयज का और उनको ये बोला गया कि हर एक मेंबर या फिर हर एक एम्प्लॉय के जो वेजेस हैं वो डिपेंड करेंगे ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। It was expected that highly efficient workers would bring pressure on the less efficient or slow workers to increase the output। तो रिसर्चर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होगा कि आपस में एक दूसरे के बीच में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, जो हाईली एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो स्लो वर्कर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, कि तुम आउटपुट को इंक्रीज करो, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, कुछ ऐसा सीन होगा। However, the strategy did not work and workers established their own standard of output to secure the slow workers। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करी। जो वर्कर्स थे उन्होंने अपना ही एक स्टैंडर्ड या फिर अपनी एक लिमिट फिक्स कर ली कि हम सबसे इतनी प्रोडक्शन हो पाएगी और हम इतनी ही करेंगे, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। Thus it was concluded that the payment incentives had no effect on productivity। और इस चीज से ये बात कंक्लूड की गई कि पेमेंट इंसेंटिव्स का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए पेमेंट इंसेंटिव्स इतने जरूरी नहीं है, उनके लिए ये जरूरी है कि एक ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी मेंबर्स काम करते हैं वो सब खुशी खुशी काम करें, सेटिस्फाइड होकर काम करें और किसी के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, ठीक है। तो बच्चे ये थे हमारे चारों हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स और इन चारों एक्सपेरिमेंट्स को पढ़कर हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। उसको इल्यूमिनेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, फिजिकल वर्किंग कंडीशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट इंसेंटिव से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहां के ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं, वहां के इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज के लिए एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन से ज्यादा इंटरनल सेटिस्फैक्शन जरूरी है, इकोनॉमिक फैक्टर से ज्यादा सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर जरूरी है, ठीक है। तो ये थी हमारी नियो क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बिना किसी हेजिटेशन के जरूर पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम मैनेजमेंट से रिलेटेड और टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।